शादी के 2 साल बाद मेरे देवर ने हमारी शादी की सालगिरह मनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मेरे देवर ने हमारी सालगिरह बड़ी धूमधाम से की और सालगिरह पर आने वाला सारा खर्चा भी मेरे देवर ने किया। मेरे देवर ने सालगिरह पर मुझे एक नया ड्रेस गिफ्ट किया और हमारी सालगिरह की वीडियो भी बनवाई। और जब वो वीडियो बनकर आई तो मेरे देवर ने मुझसे वो वीडियो मांग ली। देवर कहने लगा कि सालगिरह की वीडियो दे दो, मैं टीवी में लगाकर देखूंगा। मैं उसे वीडियो दे देती, फिर वो अपना कमरा लॉक कर देता। 1 घंटे बाद वीडियो वापस करता और साथ ही 5,000 का नोट देता। पर अब मुझे शक होने लगा था कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जब एक दिन वीडियो देने के बाद मैं उसके कमरे में छुप गई, पर जैसे ही उसने टीवी पर वीडियो लगाई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वीडियो में तो मेरे साथ। आज जब मैंने टीवी ऑन किया तो एक ड्रामा चल रहा था जिसमें भाभी और देवर आपस में मिलकर बेचारे शोहर को धोखा दे रहे होते हैं। मैंने एक और चैनल लगाया तो लगभग वहां भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। मैंने बुड़बुड़ाते हुए टीवी बंद कर दिया कि आजकल के टीवी ड्रामों में तो सिर्फ देवर भाभी और नंद भाभी के अलावा और कुछ मिलता ही नहीं। बस हर तरफ देवर और भाभी के चर्चे होते हैं। मैं इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत थी कि मेरा देवर 14 साल का था और मेरा बहुत एहतराम करता था। अभी मैंने टीवी बंद ही किया था कि मेरी नजर वॉल क्लॉक पर पड़ गई। रात के 8 बज रहे थे। अभी तक तो मेरे शोहर को आ जाना चाहिए था। 5 बजे दफ्तर से छुट्टी होती थी और वो 6 बजे तक आ जाते थे, मगर आज तो 2 घंटे ज्यादा हो गए थे और वो अभी तक नहीं आए थे। उन्हीं का तो इंतजार करते करते टीवी लगाकर बैठ गई थी कि थोड़ा वक्त कट जाएगा, मगर जब 9 बजे तो मेरी परेशानी मजीद बढ़ गई। कहीं मेरे शोहर के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। वो फोन भी तो नहीं उठा रहे थे। आखिर मैं अपने इकलौते देवर के कमरे में चली गई। वो सो रहा था। मैंने उसे जगाया और कहा कि जाओ अपने भाई का पता करवाओ, अभी तक आया क्यों नहीं। अभी मैं उसे कह ही रही थी कि बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं भाग कर गई और दरवाजा खोला तो मेरा शोहर सामने खड़ा था। अभी मैं उसकी खैरियत पूछने ही लगी थी कि नजर उसके बराबर खड़ी हस्ती पर पड़ी और मेरी हस्ती जंजलों की जद में आ गई। वो मेरी सौतन ले आया था। मैंने दहल कर सीने पर हाथ रखा। मैं क्या देख रही थी? उसने ऐसा क्यों किया था? हमारी खुशगवार शादीशुदा जिंदगी को 4 साल गुजर गए थे और बस एक औलाद की ही कमी थी, लेकिन मेरे शोहर ने कभी इस बात का मुझे ताना तो नहीं दिया था। और अब अचानक से शादी। मैं बेयकीनी सी वहीं खड़ी हो गई और वो अपनी बेगम को अंदर ले आए। मैंने चिल्लाते हुए पूछा, आपने ये क्यों किया? अगर औलाद की इतनी ही चाहत थी तो मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ? यूं छुपकर धोखा देने की क्या जरूरत थी? मेरे शोहर ने भी गुस्से से कहा, मैंने औलाद की वजह से शादी नहीं की, तुम्हारी हरकतों की वजह से दूसरी शादी की है। मैं दंग रह गई कि कौन सी हरकतें, मैंने क्या किया है? मैं तो हमेशा अपने शोहर की वफादार रही हूँ। मेरे शोहर ने अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर मेरे सामने किया और कहा कि ये देखो अपनी आंखों से, तुम मेरी पीठ पीछे किसके साथ रंगरलियां मनाती रही हो। मैं एकदम से चकरा कर रह गई। इस इंकशाफ पर मेरा दिल चाहा कि जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मैंने उसका मोबाइल देखा तो मेरा दिमाग ही चकरा गया। उसमें तो मैं कई लड़कों के साथ। मैं वीडियो देखते ही सब समझ गई कि ये क्या हुआ है। मैं आज से 4 साल पहले माजी में पहुंच गई, जब मैं दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरा नाम शाजिया है। मैं अपने वालिदैन की तीसरी बेटी थी। हम 7 बहनें थीं और भाई कोई नहीं था। एक अब्बा अकेले कमाने वाले और बाकी सब खाने वाले थे, इसीलिए बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था। बेटे की ख्वाहिश में बेटियों की लाइन लगा दी थी और अब शादी की फिक्र में अब्बा वक्त से पहले ही बूढ़े हो रहे थे। मेरी बड़ी बहन ने छोटी सी उम्र में ही घर के काम काज सीखने शुरू कर दिए थे और अम्मा से सिलाई सीखकर अब्बा के बोझ को थोड़ा कम करने की कोशिश करने लगी थी। दूसरे नंबर वाली बाजी ने भी सिलाई सीखकर लोगों के कपड़े सीने शुरू कर दिए। अब्बा और अम्मा को मुझसे भी यही उम्मीद थी कि मैं भी घरदारी सीखकर कुछ हुनर सीख लूंगी, मगर मैं शुरू से ही बागी तबीयत की हामिल थी।
مجھے اپنے گھر کا ماحول کبھی پسند نہیں آیا تھا، جہاں اپنی خواہشیں مارنی پڑتی اور ایک ایک چیز کے لیے ترسنا پڑتا تھا۔ میں اپنی بہنوں کی نسبت تھوڑی گوری چٹی تھی اور مجھے اس بات کا پورا احساس تھا۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کی طرح ایک غریب گھر سے دوسرے غریب گھر میں ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں کسی امیر گھر میں شادی کروں گی یا پھر کسی ایسے گھر میں جہاں لوگ زیادہ نہ ہوں اور میں رانی بن کر راج کروں۔ قسمت نے جلد ہی مجھے موقع دے دیا اور میری ملاقات ارشد سے ہو گئی۔ میں اپنی دوست کی شادی میں گئی تھی اور وہ میری دوست کا رشتہ دار تھا اور اس کی خوبصورت پرسنالٹی کے پیچھے بہت لڑکیاں تھیں، مگر میں نے اپنی دوست سے صاف کہہ دیا تھا کہ تم اس سے میری بات کرواؤ۔ اپنے دوست کے ذریعے میری اس سے بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ اکیلا ہے، ماں باپ نہیں ہے، اپنے چھوٹے 10 سالہ بھائی کے ساتھ رہتا ہے، اس کی بہت اچھی جگہ نوکری ہے۔ میں نے سوچا مجھے اس سے بڑھ کر پھر کوئی اچھا رشتہ نہیں ملے گا۔ یوں میری دوست نے اس کو میرے لیے قائل کر کے ہمارے گھر رشتہ لینے بھیج دیا۔ اس کا چھوٹا بھائی 10 سال کا بھی ساتھ تھا۔ مجھے وہ چھوٹا سا لڑکا جو میرا دیور بننے والا تھا بالکل اچھا نہیں لگا تھا، کیونکہ اس کی شکل پر صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی شادی سے خوش نہیں ہے۔ میں نے سوچا بچہ ہے، اس سے پیار سے پیش آؤں گی تو وہ مان جائے گا۔ میری شادی ہو گئی۔ ابھی میرا شوہر کمرے میں آیا ہی تھا کہ اس کے بھائی کی چیخ سنائی دی۔ ہم بھاگ کر باہر گئے تو وہ سیڑھیوں سے گر کر چوٹ لگوا بیٹھا تھا۔ میرا شوہر اسے اپنے ہی کمرے میں لے آیا اور باقی کی ساری رات وہ اپنے بھائی کی دلجوئی میں لگا رہا اور میں جلتی رہی۔ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ لڑکا اپنے بھائی کی شادی سے خوش نہیں ہے، اس سے اپنا بھائی شیئر کرنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ رفتہ رفتہ میرے شوہر کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی، مگر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ میرا بھائی ابھی چھوٹا بچہ ہے، تم اسے پیار سے ہینڈل کرو گی تو وہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے پورے 2 سال اپنے دیور کے نخرے سہے، بہت کوشش کی کہ وہ مجھے قبول کر لے، مگر وہ الٹا اپنے بھائی سے میری الٹی سیدھی شکایتیں لگاتا اور مجھے ڈانٹ پڑواتا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ بس اب بہت اچھا بن کر دیکھ لیا، اب اسے گھر سے نکلوا کر ہی رہوں گی۔ میں نے اپنے شوہر کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ آپ کے بھائی کی دوستی اپنی عمر کے بڑے لڑکوں سے ہونے لگی ہے۔ کل میں نے اسے سگریٹ بھی پیتے دیکھا تھا۔ میں نے خود ہی سگریٹ کی ایک ڈبی اس کے اسکول بیگ میں چھپا دی اور میرے شوہر نے جب تصدیق کرنے کی خاطر اس کا اسکول بیگ کھولا تو اس میں سے سگریٹ کی ڈبی نکلی۔ وہ بہت کہتا رہا کہ یہ میری نہیں ہے، مگر میرے شوہر نے اس کی ایک نہ مانی اور میرے مشورے پر اسے گھر سے دور بورڈنگ اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ روتا رہا، مگر اس کی اچھی صحبت اور بہتر مستقبل کی خاطر میرے شوہر نے اس کو گھر سے دور بھیج دیا تھا۔ وہ 2 سال سے وہیں تھا اور میری زندگی تو جیسے جنت بن گئی تھی۔ مجھے کوئی پریشانی اور کوئی جھنجٹ نہیں تھا، بس سکون ہی سکون تھا۔ میں خوش تھی کہ اب وہ 5 سال وہیں رہے گا۔ شروع میں تو اس نے چھٹیوں میں بھی گھر آنے سے منع کر دیا تھا۔ میں بھی خوش تھی، مجھے امید تھی کہ وہ اگلے سال بھی نہیں آئے گا، مگر میری امیدوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب وہ اس بار کی چھٹیوں میں گھر آ گیا۔ میں نے پورے 2 سال بعد اسے دیکھا تھا۔ اس نے قد نکال لیا تھا، اب وہ اپنی عمر سے 2 برس بڑا ہی لگتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب کی بار وہ گھر آیا ہے تو ضرور پھر سے میرے خلاف محاذ کھولے گا اور اپنے بھائی کو میرے خلاف کرنے کی کوشش کرے گا، مگر میں اس وقت ہکا بکا رہ گئی جب اس نے مجھ سے اپنے پچھلے رویے کی معافی مانگی۔ وہ بہت سلجھ گیا تھا اور پہلے کی طرح بدتمیز بھی نہیں رہا تھا۔ زیادہ تر وقت وہ اپنے کمرے میں ہی گزارتا تھا اور کھانا ہم دونوں کے ساتھ مل کر کھاتا تھا۔ میرے شوہر بھی اس کی بدلی ہوئی عادات سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ ایک دن میرا دیور نعمان مجھے کہنے لگا، بھابی آپ کی شادی کو 2 سال گزر گئے ہیں، میں آپ کی شادی کی سالگرہ منانا چاہتا ہوں اور سالگرہ کا سارا خرچہ بھی میں کروں گا۔ میرا شوہر اس کی طرف دیکھنے لگا اور بولا کہ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ تب میرا دیور بولا، اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد میں ایک ہوٹل پر کام کرتا تھا اور میں نے اچھے خاصے پیسے جمع کر لیے ہیں۔ میں نے اور میرے شوہر نے بغیر کسی اعتراض کے اس کی بات مان لی اور یوں میرے دیور نے ہماری شادی کی سالگرہ بڑی دھوم دھام سے کی۔ مجھے نیا سوٹ بھی گفٹ کیا اور سالگرہ کی ویڈیو بھی بنوائی۔ جب ویڈیو بن کر آئی تو میرے دیور نے مجھ سے وہ ویڈیو مانگ لی، کہنے لگا میں ٹی وی پر ویڈیو دیکھ کر آپ کو واپس کر دوں گا۔
मुझे भला क्या एतराज हो सकता था। मैं अपने कमरे में गई और वीडियो लाकर उसे दे दी। उसने मुझसे वीडियो ले ली और अपने कमरे को लॉक लगा लिया। मुझे कुछ समझ न आया कि भला कमरे को लॉक लगाना क्या जरूरी था, मगर मैंने ध्यान नहीं दिया और अपने कामों में लगी रही। 1 घंटे बाद वो अपने कमरे से बाहर निकल आया और मुझे वीडियो देकर शुक्रिया कहा और साथ ही 5,000 का एक नोट मुझे पकड़ा दिया। मैंने हैरानी से पूछा कि ये किस लिए, तो कहने लगा, आप मेरी भाभी हैं इसलिए, और कमरे में चला गया। जबकि मैं तो दंग रह गई थी। अक्सर अब वो शाम का खाना बनाने में भी मेरी मदद कर देता था। अब मेरा दिल भी उससे साफ होने लगा था। वैसे भी नोमान 2 महीने की छुट्टियों के लिए ही आया था। अगले दिन फिर से मेरे शोहर के काम पर जाने के बाद उसने मुझसे वीडियो मांगी। मैंने हैरत से पूछा कि कल दी तो थी। कहने लगा, भाभी 1 घंटे में कहाँ पूरी देखी जाती है, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा होता है, बाकी के वक्त मैंने पढ़ाई करनी होती है, इसलिए रोज थोड़ी थोड़ी करके देखूंगा। उसकी वजाहत पर मैं मुतमईन हो गई। उस रोज भी वो कमरा लॉक करके बैठा रहा। 1 घंटे बाद वीडियो वापस दी और साथ ही फिर से 5,000 का नोट भी दिया। मैंने उसे देखते ही हैरानी से पूछा कि ये 5,000 किस लिए। कहने लगा, आपके लिए भाभी, आप मेरा इतना ख्याल रखती हैं, इतनी परवाह करती हैं, ये उसका इनाम है, रख लें ये पैसे, भाई के ही हैं जो उन्होंने मुझे दिए थे। अब अगर आप भाई को बता देंगी तो वो फिर से आपसे लेकर मुझे दोबारा दे देंगे, इसलिए भाई को सोच समझकर बताइएगा। मेरे शोहर ने मेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी, मगर इसके बावजूद मैं लालच में आ गई। शोहर के काम पर जाने के बाद मेरा देवर मुझसे वही वीडियो मांगता और कमरा लॉक कर लेता। 1 घंटे के बाद वीडियो के साथ 5,000 का नोट भी देता। कहता था, भाभी इन पैसों को संभालती जाएं और जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं तो फिर शॉपिंग पर जाइएगा। मैं अब कभी कभी शक में मुब्तला हो जाती कि इतने पैसे उसके पास कहाँ से आ रहे हैं। मेरा शोहर इतना भी मेहरबान नहीं कि उसे रोज 5,000 जेब खर्च के लिए दे दे, फिर कौन देता है। 1-2 बार मैंने उसे एटीएम कार्ड जेब में डालकर बाहर जाते देखा था। शायद उसने अपना कोई बैंक अकाउंट बना लिया था या फिर वो मेरे शोहर के अकाउंट से पैसे निकाल रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर पैसे मेरे शोहर के अकाउंट से निकल रहे होते तो मेरे शोहर को लाजमी पता चल जाता। अब मुझे उसका कमरा लॉक करके वीडियो देखना और मुझे नया सूट और पैसे देना, ये सब शक में डाल रहा था। मैंने 1-2 बार कमरा खोलने की कोशिश की, मगर उसने दरवाजा ना खोला और पूरे घंटे बाद ही खोला। कहने लगा, भाभी जब मैंने कमरा बंद किया होता है तो दस्तक ना दिया करें, मैं बहुत जरूरी काम में मशगूल होता हूँ। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, ये करता क्या है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पैसे इसके पास आते कहाँ से हैं कि एक रोज एक 5,000 का नोट मुझे दे देता है। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे मालूम करना ही होगा कि ये सारा चक्कर है क्या। अगले दिन वो शाम के वक्त कमरे से बाहर निकला तो मैं भी उसके पीछे चली गई कि देखूं तो सही ये जा कहाँ रहा है। वो बैंक गया था। मैं बैंक देखकर हैरान रह गई। क्या उसने अपना अकाउंट खुलवा लिया था और उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे थे। मेरा सर चकराने लगा था। बैंक से सीधा वो घर आया था और आते ही अपने कमरे में चला गया और कुछ देर बाद मुझसे सालगिरह की वीडियो लेकर अपने कमरे में चला गया। मैं उसके कमरे के बंद दरवाजे से कान लगाए बैठी थी, क्योंकि अगर वो वीडियो देख रहा था तो उसकी आवाज भी आनी चाहिए थी, मगर कमरे के अंदर सन्नाटा था, जैसे कोई कमरे में नहीं है। अब तो मैंने पक्का फैसला कर लिया था कि मुझे खुद अंदर जाकर देखना होगा कि वो करता क्या है। मैंने प्लान बनाया कि मुझे क्या करना है। अगले दिन जैसे ही उसने वीडियो मांगी, मैंने वीडियो दे दी। इससे पहले कि वो कमरे में जाकर बंद होता, मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ, अब उठूंगी तो वीडियो दे देना। कहने लगा, ठीक है। मैंने कहा, अच्छा जाओ, जरा बाहर देखो कौन आया है। बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई है। वो जैसे ही बाहर वाले गेट की तरफ बढ़ा, मैं जल्दी से उसके कमरे में आ गई और सोफे के पीछे छुप गई। उसने लॉन से ही आवाज दी। भाभी गेट पर कोई नहीं था और अपने कमरे में आकर उसने दरवाजा लॉक कर लिया। मैं ऊपर होकर देखने लगी कि वो क्या करने वाला है। उसने अपना कंप्यूटर ऑन किया और वीडियो उस पर चला दी।
कुछ देर वो अपने कंप्यूटर पर लगा रहा और फिर कंप्यूटर पर किसी और लड़के की शादी की वीडियो चलने लगी। उस वीडियो को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ दुल्हन मैं ही नजर आ रही थी, लेकिन बाकी सब कुछ मुख्तलिफ था। दूल्हा कोई और था, रिश्तेदार कोई और थे, शादी का सारा सेटअप भी कुछ और था। मेरे हवास खता हो गए कि मेरा देवर ये क्या कर रहा है। ये कैसे मुमकिन है कि मैं इस तरह किसी और वीडियो में किसी और लड़के के साथ। मैंने उसी वक्त अपनी जगह छोड़ दी और उसकी तरफ आकर गुस्से से देखा। वो मुझे अपने कमरे में देखकर घबरा गया। उसे जैसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसके कमरे में आ जाऊंगी। हकलाकर पूछने लगा, भाभी आप यहाँ मेरे कमरे में? मैंने कहा हाँ, तुम्हारे कमरे में, क्योंकि मुझे शक हो रहा था कि तुम अपने कमरे में लॉक लगाकर क्या करते हो, इसीलिए आज यहाँ छुप गई कि देख सकूं, और मैंने देख भी लिया। मैंने कंप्यूटर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब क्या चल रहा है? मुझे जल्दी से बताओ, वरना मैं अभी तुम्हारे भाई को कॉल करके बुला लूंगी। वो जल्दी से कहने लगा, नहीं नहीं, भाई को मत बुलाइएगा, मैं आपको सब सच बताता हूँ। मैं असल में वीडियो एडिटिंग करना सीख रहा हूँ। वहाँ स्कूल में बहुत से लड़के कंप्यूटर वीडियो एडिटिंग करते थे। उनकी तरफ देख देख कर मुझे भी शौक होने लगा और मैं भी ये काम सीखने लग गया। हम लोग सिर्फ शौकिया करते थे, मगर फिर हमें प्रोजेक्ट मिलने लगे और हमें उसके बदले पैसे मिलने लगे। मैंने कहा वो सब तो ठीक है, मुझे ये बताओ कि मेरी सालगिरह की वीडियो के साथ क्या करते हो? मेरा देवर कहने लगा, भाभी मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा था, बस दूल्हा और दुल्हन के चेहरे बदल रहा था। मुझे एक शादी की वीडियो एडिटिंग करने का प्रोजेक्ट मिला था। काम बस इतना था कि उस वीडियो में दूल्हा और दुल्हन के चेहरे बदल देने थे। मैं बस यही कर रहा था। आपकी वीडियो ऐसे ही किसी भी शादी में जोड़ देता था और मुझे उसके बदले बहुत सारे पैसे मिलते थे, जिनमें से आधे मैं आपको दे देता हूँ। अभी आप जो देख रही हैं, इस वीडियो में से मैंने सब कुछ तब्दील कर लिया है। मैं कुछ कुछ समझ रही थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। और वो कहने लगा, भाभी इसमें कुछ गलत नहीं है, ना ही कुछ गलत कर रहा हूँ। लोग इतनी महंगी महंगी शादी की वीडियोस नहीं बनवाते, क्योंकि फोटोग्राफर और मूवी मेकर लाखों रुपए ले लेते हैं, इसलिए 10-15 हजार देकर हमसे इस तरह की वीडियो बनवा लेते हैं। मेरे पास तो किसी की शादी की वीडियो नहीं थी, भाई ने भी शादी पर वीडियो नहीं बनवाई थी, इसलिए मैंने आपकी सालगिरह की और आपको एक लाल कलर का नया सूट लेकर दिया, जिसे पहनकर आप बिल्कुल नई दुल्हन की तरह लग रही थी। प्लीज ये सब भाई को ना बताइएगा। भाभी मेरा अकाउंट भी किसी और के नाम पर है, मगर उसे मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैं उसकी सारी बातें सुनकर बाहर आ गई और जो कुछ वो बता रहा था वो सब कुछ कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजर आ रहा था। मैं मुतमईन हो गई। रोज के 5,000 मिल रहे थे, मुझे और क्या चाहिए था, जबकि मेरा तो कोई नुकसान भी नहीं हो रहा था। मेरा दिमाग तो मुतमईन था, मगर जाने दिल को क्यों तसल्ली नहीं मिल रही थी। कुछ गलत होने का खटका दिल को सता रहा था। यूं ही दिन गुजरने लगे। मैंने नोट किया कि अब जाने मेरा शोहर का रवैया कुछ बदलने लगा था और वो मुझसे बात भी नहीं करते थे, काम से आते ही सो जाते थे। मैंने सोचा कि काम का प्रेशर होगा, इसलिए ज्यादा सीरियस ना लिया, मगर अब शोहर के साथ खड़ी उस दूसरी बीवी को देखकर मैं हक्का बक्का रह गई कि मैंने क्या किया है। जब मेरे शोहर ने मेरे सामने मोबाइल किया और कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे पहले भी शादीशुदा रह चुकी हो, मुझे तुम्हारी पहली शादी के सारे सबूत मिल चुके हैं। तब मैंने मोबाइल में वीडियो देखी तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। ये तो वही वीडियो थी जो उस दिन मैंने अपने देवर के कमरे में देखी थी, जिसमें मैं दुल्हन बनी हुई थी और वो उसे किसी अनजान नंबर से सेंड हुई थी। मैं रोते हुए बोली, ये मैं नहीं हूँ, ये आपके भाई ने एडिटिंग की है, ये उसका काम है, मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरे शोहर ने मेरे देवर को बुलाया तो वो आकर सिरे से ही मुकर गया कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो वीडियो बनाना ही नहीं आती। मैं तो सन्नाटे में आ गई थी। उसने कैसे एकदम रंग बदला था। मैंने अपने शोहर को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि ये तस्वीरें और वीडियो झूठ है। आप सुबह मोहल्ले में जाकर किसी से भी पूछ लीजिएगा, इस वीडियो का भी मालूम करवाएंगे तो पता चल जाएगा कि ये नकली वीडियो है। मेरा शोहर कहने लगा, ठीक है, मैं सुबह सब पता करवाऊंगा, अगर तुम सच्ची निकली तो ठीक है, वरना मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। वो अपनी दूसरी बीवी को लेकर कमरे में चला गया। मैंने अपने देवर की तरफ देखकर पूछा, क्यों किया तुमने ये सब?
وہ کہنے لگا، آپ نے کیا کیا وہ بھول گئی ہیں؟ میں اپنے بھائی سے کتنا پیار کرتا تھا، مگر آپ نے بھائی کے دل میں میرے خلاف بدگمانی بھر دی اور مجھے اس گھر سے نکال دیا۔ میرے دل میں تو آپ کے خلاف تب سے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ اتنا شکر ہے کہ مجھے ایڈیٹنگ کرنی آتی تھی۔ میں نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو، ایک نقلی ویڈیو بنا کر مجھے میرے شوہر کی زندگی سے نکال دو گے؟ صبح جب وہ تحقیقات کریں گے تو سب سچ سامنے آ جائے گا۔ وہ ہنس کر کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ سب سچ سامنے آ جائے گا، اس کے بعد میرا بھائی آپ سے معافی بھی مانگے گا، مگر ایک کام جو وہ کبھی نہیں کرے گا، وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دینا ہے۔ میرا بھائی اتنا اچھا ہے کہ دوسری بھابھی کی زندگی تباہ نہیں کرے گا، پھر آپ بھی اسی تکلیف سے گزریں گی جس سے میں گزرا تھا۔ آپ کو بھی اپنے شوہر کو شیئر کرنا پڑے گا، اور ہاں، جو پیسے میں آپ کو دیتا رہا ہوں وہ آپ کے ہی ATM سے کسی اور بینک کے ذریعے نکلواتا رہا ہوں۔ میں نے روتے ہوئے اپنے دیور کو خوب باتیں سنائی، مگر وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، بھابھی، مجھے گھر سے دور سکول میں بھی تو آپ نے ہی بھیجا تھا، میں نے یہ سب کچھ وہیں سے سیکھا ہے۔ میں تو معصوم تھا، مجھے اس حد تک آپ لے کر آئی ہیں۔ میری تو چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، میں کل چلا جاؤں گا۔ کل کو اگر بھائی کو معلوم ہو بھی جائے کہ یہ سب میں نے کیا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ ناراض ہو جائیں گے، لیکن کتنا عرصہ ناراض رہیں گے؟ آخر میں ان کا خون ہوں، ایک دن مجھے معاف کر ہی دیں گے، آپ سے بھی معافی مانگ لیں گے، مگر آپ کا نقصان ہو گیا، اب آپ کو بھی میرے بھائی کو شیئر کرنا پڑے گا۔ وہ یہ کہہ کر واپس چلا گیا تھا۔ اس نے جیسے کہا تھا بالکل ویسا ہوا تھا۔ میرے شوہر کو سچائی پتہ چل گئی، اس نے مجھ سے معافی مانگی، لیکن اپنے جذباتی فیصلے کے پیش نظر دوسری شادی تو وہ کر ہی چکا تھا، اور اس لڑکی کو وہ اب طلاق نہیں دے سکتا تھا کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میرے دیور نے ٹھیک کہا تھا، اب مجھے ساری زندگی اپنے شوہر کو شیئر کرنا پڑا تھا۔ وہ مجھ سے اپنا بدلہ لے چکا تھا اور مجھے بھی اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔